सबसे पहले जब विभागीय जांच होती है, शुरू होती है, तो आपको चार्जशीट मिलती है। कई-कई केस में आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद में आपको चार्जशीट मिलती है। तो चार्जशीट जब आपको मिलती है, तो उस चार्जशीट में आपके खिलाफ में कुछ आरोप लगाए जाते हैं, आरोप तय किए जाते हैं। तो आपको यह देखना है कि आप जिस विभाग में काम करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ में इस चीज़ की घटना हो। ऐसे कई सारे अथॉरिटीज़ है जो हमारे संविधान के कलम अनुच्छेद 12 के डिफाइंड स्टेट के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी से लेकर यूनिवर्सिटीज़, कॉर्पोरेशंस, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बैंक्स, कई सारे अथॉरिटी, सोसाइटीज़, गवर्नमेंट ट्रस्ट, कई सारे न्यूमरेबल different by whatever name they call, ultimately there is a control of the government। तो ऐसा हर अथॉरिटी में जो काम करते हैं, वो सभी लोग जो है वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं। तो इन पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में जो इंक्वायरीज होते हैं, वो इंक्वायरीज क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया हो, मिसकंडक्ट किया हो। तो इस मिसकंडक्ट को डिफाइन करने वाला, व्हाट इज मिसकंडक्ट, किसको मिसकंडक्ट मानेंगे, यह कहने वाले रूल्स होते हैं, जिन्हें जनरली हम कंडक्ट रूल्स कहते हैं। जैसा महाराष्ट्र सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। तो अगर कॉरपोरेशन से या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग से, तो वहाँ पे उन्हें सीडीए रूल्स कहकर कहा जाता है। जैसा मान लीजिए एमटीएनएल, तो एमटीएनएल कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनके कंडक्ट रूल्स अलग से बनाए गए हैं और डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स अलग से बनाए गए हैं। तो पब्लिक अंडरटेकिंग में शायद ऐसा हो सकता है कि कंडक्ट रूल्स, डिसिप्लिन रूल्स एंड अपील रूल्स एक ही में बने हो, इन शॉर्ट में सीडी रूल्स कहता है। तो क्या बाकी जो लोग हैं, कई दफा हमने देखा है कि कंडक्ट रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे डोंट एग्जिस्ट, they don't frame the conduct rules, and in the absence of conduct rules, एम्प्लॉयज के खिलाफ में चार्जशीट दी जाती है, इंक्वायरी, विभागीय जांच बैठाई जाती है कि उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया। क्वेश्चन ये आता है, इन द absence ऑफ कंडक्ट रूल्स हु शैल डिसाइड व्हाट इज मिसकंडक्ट। तो ये बन जाता है जो एम्प्लॉयर है उसके विम्स एंड कैप्राइज की बात, उसे जो लगे वो उसे मिसकंडक्ट मानकर आपको सजा दे सकता है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है, क्या आपके विभाग में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके जो एम्प्लॉयर है, उनके कंडक्ट रूल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये सबसे पहली चेकलिस्ट आपको देखनी है, बिकॉज इन द अब्सेंस ऑफ कंडक्ट रूल्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसकंडक्ट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी टू पनिश यू फॉर द मिसकंडक्ट। तो ये बिगिनिंग इसका होता है कंडक्ट रूल से। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द कंडक्ट। ओके, तो ये पहला सबसे पहला ग्राउंड है। अगर ये नहीं है, if there is no conduct rules, in that case it is hardly practically impossible to hold an inquiry, because क्या सिद्ध करेंगे मिसकंडक्ट, किसे कहे, ये लीगली होने वाली बात नहीं है। तो ये पहली बात को देखना जरूरी है। नंबर 2, सिमिलरली डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स क्या यूज करते हैं, ये दूसरा देखना है, बिकॉज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे ले डाउन प्रोसीजर विच द इंक्वायरी इज कंडक्टेड, एंड उसके बाद में इंक्वायरी में जो रिजल्ट होगा, मान लो पनिशमेंट, मेजर पेनल्टी होगी या माइनर पेनल्टी होगी, देन उसके खिलाफ में जो अपील है, वो अपील कौन करेगा, अपील किस तरह से किया जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी कौन रहेगा, या फिर डिसिप्लिन अपील, उसमें डिसिप्लिन अथॉरिटी जो चार्जशीट आपके वो बनाएगा वो कौन होगा, इन सब बातों का उसमें जिक्र होता है। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। इन द absence of these rules, it is practically impossible to have the inquiry, departmental inquiry against anybody। तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये देखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि इस इंक्वायरीज में
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पावर किसको दिए गए हैं, हु शैल बी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। क्योंकि इसका बहुत जरूरी ये बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नीचे वाली अथॉरिटी आपको काम से नहीं निकाल सकती, आपको डिमोट भी नहीं कर सकती। यानी कि डिसमिसल जैसी शिक्षा, रिमूवल जैसी शिक्षा या रिडक्शन इनटू रैंक जैसी शिक्षा मेजर पेनल्टी कैटेगरी में आती है। इवन फॉर दैट मैटर कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस की जो शिक्षा, इस तरह की शिक्षा जो है इंक्वायरी में होने के बाद में वही आदमी इम्पोज कर सकता है जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उसके अबोव होना चाहिए। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को हर स्टेट अथॉरिटीज को अपने नियम के तहत लागू करना होता है। तो यह प्रोटेक्शन जो अवेलेबल होता है ये इनिशिएशन फ्रॉम द इंक्वायरी इटसेल्फ शुरू होता है। बिकॉज जो रूल्स होते हैं वो यही कहते हैं कि जो आपका डिसिप्लिनरी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही अथॉरिटी आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा एंड आपको चार्जशीट वही फ्रेम करेगा। ही शैल ड्रॉ और कॉस्ट टू बी डन द मेमोरेंडम ऑफ चार्ज, इस तरह का वर्डिंग्स आपके रूल्स में आपको दिखाई देगा। तो ये वो आपको देखना है कि चार्जशीट आपको जो मिलती है या दी जाती है क्या वह चार्जशीट वही अथॉरिटी ने दी हो जो जिसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहकर उसमें डिफाइन किया गया हो। एक बहुत महत्वपूर्ण तीसरी बात आपको उसमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट आने वाली बात है वो ये है कि आपके खिलाफ में जो आरोप तय किए गए हो उस विभागीय जांच में, क्या वह आरोप कंडक्ट रूल्स के अनुसार जिस मिसकंडक्ट को डिफाइन किया गया है उस व्याख्या में आने वाले हैं। क्या वाकई में उन आरोपों को अगर सत्य मान दिया जाए तो क्या मिसकंडक्ट यानी कि गुनाह के श्रेणी में आने वाले हैं। अगर नहीं है तो ऐसी इंक्वायरी इलीगल इंक्वायरी है, क्योंकि आपने अगर गुनाह ही नहीं किया हो तो आपके खिलाफ में इंक्वायरी चलाना या चलाकर आपको शिक्षा देना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 21 की वायलेट करने वाली होगी। ये बहुत आर्बिट्ररी अनरीजनेबल बात होगी। इसके लिए वही आरोप आपके सामने आपके खिलाफ में लग सकते हैं जो मिसकंडक्ट की व्याख्या में आने वाले हो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कहा कि कंडक्ट रूल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि एज अ एम्प्लॉय, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर जो करना है वो आपने नहीं किया, अगर जो नहीं करना है आपने किया, तो उसे हम मिसकंडक्ट कह सकते हैं। दूसरी बात जिसके बारे में वो रूल साइलेंट है या उसका कुछ आपका ड्यूटी से, आपका सर्विस से लेन देन नहीं है, अगर वो बात आपने की या ना की हो तो उसको मिसकंडक्ट कहकर आपके खिलाफ में अगर होती है, शिक्षा मिलती है, तो एब्सोल्युटली इलीगल होगा। इसके लिए मैंने कहा कंडक्ट रूल का होना जरूरी है, डिसिप्लिन अपील रूल्स का होना जरूरी है, क्योंकि उसमें प्रोसीजर दिया जाता है। और डिसिप्लिन अपील रूल्स का जो प्रोसीजर होता है इट इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपको चार्जशीट देना पड़ेगा, साथ में क्या क्या देना पड़ेगा, चार्जेस कैसे होंगे, ये सब आपको उसमें प्रावधान होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि दिस रूल्स मस्ट बी क्लियर एंड इन एग्जिस्टेंस। आगे हम चलते हुए देखते हैं आपको जो चार्जशीट मिलती है, क्या चार्जशीट में इन सारी रूल्स का जिक्र है, क्या आपकी चार्जशीट बातों को रेफर करती है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कई सारे मामलों में चार्जशीट इज एब्सोल्युटली साइलेंट अबाउट द मिसकंडक्ट, अट्रैक्टिंग अ कंडक्ट रूल और डिसिप्लिन रूल्स। बस आपको हाथ में एक पेपर थमा दिया है ब्लैक, उसको ब्लैक बना के आपको कहा गया कि आपने ये काम किया है, आपको सजा दी जाएगी। दिस काइंड ऑफ थिंग कैनॉट बी टर्म्ड एज अ लीगल एंड वैलिड चार्जशीट और द मेमोरेंडम ऑफ चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड सच अ इंक्वायरी or inquiry based upon such a invalid charge sheet is vitiated void ab initio and the order penalty whatever which is product of such inquiry
इज ऑल्सो इनवैलिड, इलीगल, अनसस्टेनेबल। ये बात, इसके लिए द चार्जेस मस्ट फॉल इनटू द डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट, they should attract the definition of misconduct, otherwise they are illegal charges. दूसरी बात इसके साथ में ये भी देखना जरूरी है, कई समय ऐसा होता है कि जो कंडक्ट रूल्स आपको लागू नहीं है या फिर जो डिसिप्लिन रूल्स अपील रूल्स आपको लागू नहीं है, उन रूल को जिक्र करते हुए या चार्जेस उन रूल्स के ऊपर आते हुए आपको चार्जशीट देकर आपके खिलाफ मीन होती है। जैसा क्या, फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस के लिए महाराष्ट्र पुलिस एक्ट एंड महाराष्ट्र पुलिस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, इनका प्रावधान है। इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाए हुए एमसीएस कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स लागू नहीं होते। लेकिन हम देखते हैं कई सारे मामलों में पुलिस को, यानी कि पुलिस कांस्टेबल को ऐसा चार्जशीट थमा दिया जाता है कि जिसमें यह कहा जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र सर्विस रूल को वायलेट किया है, या इंक्वायरी महाराष्ट्र सिविल सर्विस रूल के नियम के तहत होती है। तो ऐसे मामले में जो है एंटायर इंक्वायरी एंड द ऑर्डर देयरिन इज एब्सोल्युटली इलीगल इनिशिएटेड, ये पॉसिबल नहीं होता है। द रूल्स विच आर एप्लीकेबल, द इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स आर एप्लीकेबल, नॉट अंडर द रूल्स और इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स विच आर नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो चार्जशीट में यह दोनों बातें देखना जरूरी है, क्या एप्लीकेबल रूल्स को ऊपर किया है, क्या मिसकंडक्ट की व्याख्या में आते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आगे हम इस लिस्ट में जाते हुए देखेंगे, कई दफा आपके खिलाफ में जो चार्जेस लगाए गए हैं इतने पुराने चार्जेस होते हैं, मान लो 10 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल पुराने चार्जेस। तो डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयर सालों साल सोकर एक दिन तुरंत उठ जाता है कि भैया आपने 10 साल पहले, 15 साल पहले ये इस तरह का काम किया, वो बहुत सीरियस मिसकंडक्ट है और आपको उस सीरियस मिसकंडक्ट के लिए ये जो विभागीय जांच की जा रही है, आपको सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो चार्जेस इतने पुराने होते हैं, 10 साल पुराने, 4 साल पुराने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहते हैं डिलेड इंक्वायरी, दिस इज द डिले इन इनिशिएटिंग द इंक्वायरी। तो इस तरह का डिले इन इनिशिएटिंग इंक्वायरी मतलब क्या होता है, ये एब्सोल्युटली इलीगल माना जाता है, बिकॉज 10 साल के बाद में आपके चार्जेस आपने क्या किया वो आपको भी याद नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल का भी वायलेशन होता है, ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसके ऊपर है। तो चार्जेस जो होते हैं वो नए होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए। मान लो अगर मैंने वाकई में 10 साल पहले अगर कोई मिसकंडक्ट की हो और 10 साल मैं वही डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, देयर इज अ प्रिंसिपल नोन एज प्रिंसिपल वेल्सबरी प्रिंसिपल ऑफ पार्डनिंग द मिसकंडक्ट। मतलब मेरे एम्प्लॉय ने मेरी उस गलती को माफ किया है, इसीलिए मुझे उसने उस मिसकंडक्ट के बाद में 10 सालों तक कुछ नहीं कहा है। तो ये प्रिंसिपल कॉमन सेंस बेस्ड प्रिंसिपल है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ वेडनेसबरी कहा गया है। ये प्रिंसिपल अप्लीकेबल होता है, इसके लिए जितने पुराने चार्जेस है उतना ही इलीगल वो बनता जाता है। यानी कि द चार्जशीट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द मिसकंडक्ट विच इज न्यू, विच इज रिलेवेंट, विच इज टाइमली, नॉट द ओल्ड वन लाइक 10 years बिफोर। तो एक बहुत उसमें महत्वपूर्ण बात है। आगे की इस लिस्ट में मैं और एक बात को जिक्र करूँगा, उसके बाद में हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। ये चेक लिस्ट बहुत बड़ी है, लगभग मैंने इसे 35 ग्राउंड्स को बना कर रखा है। एंड वन ऑफ देम, ईच ऑफ देम इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू सक्सीड इन द कोर्ट। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसकी आगे की बात हम देखते हैं कि चार्जेस पुराने हैं। नियम के तहत मेमोरेंडम ऑफ चार्जशीट बनाई गई है क्या, चार्जेस क्लियरली डिफाइन किए गए हैं क्या, उसके साथ में लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में आपको दिए गए हैं क्या, चार्जशीट को आपको प्रॉपरली सर्विस किया गया हो क्या,
यह भी आपको चेक करना है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि चार्जशीट का सर्विस बराबर नहीं होता है, कुछ अधूरे पन्ने इधर, अधूरे उधर, कुछ बिना साइन किए वाले। तो यह इस तरह का जो सर्विस ऑफ चार्जशीट होता है, ये इल्लीगल माना गया है। एंड ऑन सच काउंट ऑल्सो द इंक्वायरी इटसेल्फ इज गेटिंग इनिशिएटेड। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वैलिड ग्राउंड। अभी मेरे हाथ के ऊपर फिलहाल एक केस चल रहा है मैट में, कि जहाँ पर मेरे क्लाइंट को चार्जशीट जो है, उसके चार्जशीट के पन्नों के 2 पेज, पहला और दूसरा पेज उनके घर के सामने उसको लटकाया गया था, और जो रिमेनिंग जो अनेक्चर्स होते हैं चार्जशीट के, उन्हें वो उसे नहीं दिया गया था। 2 दिन बाद उनका रिटायरमेंट हुआ है, और रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने खुद मांग कर लिया है। तो उसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि चार्जशीट का जो सर्विस होता है वो कानूनी तौर पर हुआ है, सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड यहाँ पर आपको हो सकता है। तो इसी के साथ में मैं आज का यह शो यहीं समाप्त करूँगा, और आज के शो के लिए धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे। धन्यवाद।